विचार से। मतलब जरा कल्पना की जाए कि अगर आज रातों रात दुनिया की सारी संपत्ति, सारा पैसा, सारा सोना चांदी एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और दुनिया के हर एक इंसान में बिल्कुल बराबर बांट दिया जाए। यानी सबके पास एक जैसी दौलत। बिल्कुल, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एकदम बराबर। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार ये कहता है कि ये समानता ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। बिल्कुल नहीं टिकेगी। कुछ ही सालों बाद जो लोग पहले अमीर थे वो फिर से अमीर हो जाएंगे और जो लोग गरीब थे वो वापस उसी पुरानी आर्थिक स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि संपत्ति का असल में निर्माण कैसे होता है, शारीरिक मेहनत के बजाय बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाता है, और सबसे बड़ी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कठिन मेहनत से कमाए गए धन को अपनों के ही बीच लूटने से कैसे बचाया जाए। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, तो आज की इस चर्चा के लिए हमने डे इंस्पायर्ड नाम के एक YouTube चैनल के एक बेहद दिलचस्प वीडियो को अपना स्रोत बनाया है, जिसका शीर्षक है गधे की तरह रोज मेहनत करना बंद करो, चाणक्य नीति। बहुत ही कैची टाइटल है। एकदम। और हमारा जो मिशन है ना आज का, वो ये है कि आचार्य चाणक्य के उन प्राचीन सिद्धांतों को डिकोड किया जाए जो ये बताते हैं कि अमीर कैसे बने, और से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक दबाव में आकर अपना पैसा कैसे ना गंवाएं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पूरा का पूरा विचार कि दौलत बराबर बांटने के बाद भी वापस उन्हीं लोगों के पास चली जाएगी, ये अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ सबसे रोचक बात ये है कि ये जो परिदृश्य है ना, ये हमें ये समझाता है कि अमीरी और गरीबी महज बैंक बैलेंस का नतीजा नहीं है। तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से मानसिकता या कहें माइंडसेट का खेल है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो कूटनीति और अर्थशास्त्र समझाया था, उसका पूरा सार यही है कि धन हमेशा उस दिमाग की ओर आकर्षित होता है जो व्यवस्थाओं का निर्माण करना जानता है। व्यवस्थाओं का निर्माण, ये बहुत भारी शब्द है। हाँ, मतलब शारीरिक श्रम से इंसान सिर्फ अपना पेट भर सकता है, लेकिन असली धन और स्वतंत्रता हमेशा मानसिक ऊर्जा के सही निवेश से आती है। इस विश्लेषण में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि राजा या बड़े व्यापारी कभी खुद मजदूरी करने नहीं जाते। हाँ, वो हथौड़ा लेकर नहीं खड़े होते। बिल्कुल। फिर भी वे सबसे समृद्ध होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरों के समय और कौशल का सही उपयोग कैसे करना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। कैसा सवाल? मतलब एक आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से जूझ रहा है, जो दिन भर काम करके बुरी तरह थक जाता है, वो अचानक सब छोड़कर अपनी अक्ल पर निवेश कैसे शुरू कर सकता है? हाँ, ये जो पहला सिद्धांत इस सामग्री में दिया गया है ना, कि अपनी बुद्धि में पैसा लगाओ, ये जमीनी हकीकत में कैसे काम करता है? एक मजदूर जो दिन रात काम कर रहा है, उसे अपनी अक्ल के दरवाजे खोलने का मौका आखिर कैसे मिलेगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब भी उसी स्रोत में छिपा है। अक्ल पर निवेश करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपना काम छोड़ दे। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है अपने काम करने के तरीके का मूल्यांकन करना। अगर कोई व्यक्ति बस आंख बंद करके मशीन की तरह वही काम दोहरा रहा है जो वो पिछले 10 सालों से कर रहा है, तो कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल। उसकी कमाई कभी नहीं बढ़ेगी। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी कमाई भी वहीं मर जाती है। अकल पर निवेश करने का अर्थ है दिन का सिर्फ कुछ हिस्सा, थोड़ा सा समय ये सोचने में लगाना कि इस काम को और बेहतर और तेज या किसी और से कैसे करवाया जा सकता है। यानी कोई नई कला सीखना। हाँ, कोई नई कला सीखना, बाजार के नए रुझानों को समझना, यही असली निवेश है। जब इंसान अपने समय का एक हिस्सा अपनी बुद्धि को निखारने में लगाता है, तो वो अपनी आर्थिक सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देता है। तो ये बात हमें स्वाभाविक रूप से उस अगले बिंदु की तरफ ले जाती है जिस पर वीडियो में बहुत जोर दिया गया है, और वो है अवसरों की पहचान। हाँ, अपॉर्चुनिटीज। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि अरे हमें तो कभी कोई बड़ा मौका मिला ही नहीं। हाँ, लेकिन इस सामग्री के अनुसार अवसर कभी ऐसे नहीं आते कि कोई शानदार मौका सूट बूट पहनकर दरवाजा खटखटाए और कहे कि मैं अवसर हूं, मुझे अपना लो। हाँ, वो ऐसा कभी नहीं करते। अवसर हमेशा भेष बदल कर आते हैं। बिल्कुल। और ये चाणक्य नीति का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। अवसर आमतौर पर बहुत ही बदसूरत कपड़ों में आते हैं। बदसूरत कपड़ों में? मेरा मतलब है, कभी वो किसी बड़ी मुसीबत या संकट के रूप में सामने आते हैं, जिसे देखकर आम इंसान घबराकर पीछे हट जाता है। हाँ, लोग तो परेशानी से भागते हैं। वही तो। और कभी वो किसी रिश्तेदार के ताने के रूप में आते हैं जो
भीतर एक आग जला देते हैं कि अब तो कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल। या फिर कभी किसी दोस्त के मुंह से निकले एक साधारण से वाक्य के रूप में जिसमें कोई बहुत बड़ा व्यावसायिक विचार या बिजनेस आइडिया छिपा होता है। जो लोग इन छिपे हुए अवसरों को केवल परेशानी समझकर मुंह फेर लेते हैं, वे जीवन भर वहीं रह जाते हैं। यानी धन खुद चलकर नहीं आता। नहीं, वो तुम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है, और वे रास्ते यही अवसर होते हैं। क्या बात है। इस पर एक और विचार आता है। मान लिया जाए किसी ने अपनी बुद्धि का विकास भी कर लिया और एक छुपे हुए अवसर को भी पहचान लिया, लेकिन इन अवसरों को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत होती है जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, और वो है समय। टाइम, सबसे कीमती चीज। हाँ, सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि समय धन से भी कहीं अधिक कीमती है। अगर पैसा खो जाए तो उसे वापस पाया जा सकता है, मेहनत करके कोई भी उसे दोबारा कमा सकता है, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल गया, वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। समय को अपना सबसे बड़ा खजाना मानना ही सफलता की नींव है। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका समय होता है, और सबसे बड़ी पूंजी उनका अनुशासन होती है। अनुशासन के बिना अनुशासन के समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने हर पल को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देता है, तभी वो धन को ये साबित कर पाता है कि वो उसके लायक है। जो व्यक्ति अपने समय को काबू में करना सीख लेता है, वो अंततः अपने भाग्य और धन पर भी नियंत्रण पा लेता है। चलिए अब इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। मान लिया जाए कि किसी ने अक्ल भी लगा ली, अवसर भी पकड़ लिया और समय का भी एकदम सही उपयोग कर लिया। नतीजतन उसके पास बहुत सारा धन आ गया, सफलता मिल गई। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मोड़ आता है। हाँ, धन को संभालने का मोड़। बिल्कुल, धन आने से पहले खुद की तैयारी का ना होना। इस वीडियो में इसके लिए एक बहुत ही शानदार उपमा दी गई है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर किसी के पास पानी भरने के लिए बर्तन की जगह एक छलनी हो, अरे बाप रे, हाँ, और उसमें ऊपर से खूब सारा पानी डाला जाए, तो क्या होगा? जाहिर है सारा पानी तुरंत बह जाएगा। यही रिश्ता इंसान के चरित्र और धन के बीच होता है। ये छलनी वाली उपमा सच में बहुत सटीक है। अक्सर ये देखने में आता है कि जब किसी के अचानक लॉटरी लग जाती है या सैलरी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो बेतहाशा खर्च करने लगते हैं। हाँ, और कुछ ही सालों में वो व्यक्ति वापस कंगाल स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने उस धन को संभालने के लिए अपने भीतर कोई क्षमता, कोई संयम विकसित ही नहीं किया था। धन एक तेज बहती हुई नदी की तरह है। अगर आदतों, संयम और चरित्र का मजबूत बांध नहीं बनाया गया, तो वो सब कुछ बहा ली जाएगी। यानी पैसा इंसान की असली परीक्षा लेता है। बिल्कुल, धन का आना दरअसल इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये बाहर लाता है कि भीतर क्या है, लालच है या संतोष, अहंकार है या विनम्रता। अगर तैयारी नहीं है तो इंसान फिजूल खर्ची और दिखावे के दलदल में धंस जाता है। और इस चरित्र को जमीन से जोड़े रखने में, इस बांध को मजबूत बनाने में जो चीज सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वो है संगति, आसपास के लोग। हाँ, कंपनी। ये संपत्ति निर्माण के 5वें नियम और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये बहुत पुरानी और सच बात है। हम किसके साथ बैठते हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, ये सीधे तौर पर तय करता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारी दिशा क्या होगी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो चाणक्य ने भी इसी बात को बहुत गहराई से समझाया है। एक कहावत है कि लोहे की कील लोहे से ही तेज होती है। सही बात है। अगर आसपास के लोग नकारात्मक हैं, हर वक्त बस शिकायत करते रहते हैं या आलसी हैं, तो वो मानसिकता धीरे धीरे एक संक्रामक बीमारी की तरह अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर ऐसा लगने लगता है कि जीवन में कुछ भी बड़ा करना तो नामुमकिन है। एकदम सही। इसके विपरीत जब आसपास संयमी, विद्वान और अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी लोग होते हैं, तो इंसान का अपना मन भी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित होने लगता है। ऊर्जा हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवाहित होती है। ये तो बात हुई धन कमाने और उस मानसिकता को विकसित करने की जो संपत्ति का निर्माण करती है। लेकिन अब इस गहन चर्चा को उस दिशा में मोड़ते हैं जो शायद धन कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है, यानी कमाए हुए धन की रक्षा करना। बिल्कुल। और यहाँ जिस सबसे बड़े खतरे की बात की गई है वो कोई शेयर बाजार का गिरना या कोई बाहरी आपदा नहीं है, वो खतरा है उधार। ओहो, उधार। खास तौर पर वो उधार जो भावनाओं में बहकर अपनों को दिया जाता है।
वीडियो इसे एक दीमक की तरह बताता है जो अच्छे भले रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। इस बात को गहराई से समझने के लिए स्रोत में पाटलिपुत्र के एक साधारण व्यापारी विष्णुदास की कहानी का जिक्र किया गया है। विष्णुदास की कहानी एक बहुत ही दुखद लेकिन आम सच्चाई है। विष्णुदास ने सालों तक पाई जोड़कर, अपना पसीना बहाकर अपने परिवार के भविष्य के लिए एक छोटी सी बचत तैयार की थी। लेकिन एक दिन उसका एक दूर का रिश्तेदार रोता हुआ उसके पास आया। उसने एक बहुत ही भावुक कहानी सुनाई कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई है और उसका परिवार सड़क पर आ गया है। और यहीं पर इंसान का भावनात्मक पक्ष उसकी तार्किक सोच पर भारी पड़ जाता है। हाँ, विष्णुदास पिघल गया। विष्णुदास भावनाओं के जाल में फंस गया। उसने अपनी जीवन भर की वो सारी बचत जो उसने अपने बच्चों के लिए रखी थी, उस रिश्तेदार को दे दी, बिना कुछ सोचे समझे। बिल्कुल। और उसका परिणाम क्या हुआ? वो रिश्तेदार पैसे लेकर ऐसा गायब हुआ कि कभी लौट कर नहीं आया। बाद में पता चला कि उसने वे सारे पैसे अपने ऐशो आराम और बुरी आदतों में उड़ा दिए। और विष्णुदास का क्या हुआ? इधर विष्णुदास की स्थिति ये हो गई कि उसके अपने परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। उसके बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए। उसने जो मेहनत अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए की थी, वो सिर्फ एक गलत भावनात्मक फैसले की भेंट चढ़ गई। ये कहानी कोई प्राचीन काल तक सीमित नहीं है। आज भी ये हर दिन दोहराई जा रही है। इंसान के लिए ना कहना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष होता है। हाँ, लोगों को बुरा लग जाता है। लोगों को लगता है कि ना कहने से सामने वाले को बुरा लगेगा या रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जब उधार दिया हुआ वो पैसा वापस नहीं आता, जो कि ज्यादातर मामलों में होता ही है, तब भी तो रिश्ते टूटते ही हैं। बिल्कुल, तब झगड़े होते हैं, कड़वाहट पैदा होती है और रिश्ते वैसे भी बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं। चाणक्य की नीतियां ये स्पष्ट करती हैं कि परिवार की सुरक्षा और अपने धन की रक्षा करना किसी भी व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। यही कारण है कि ये विश्लेषण सिर्फ समस्या पर बात करके नहीं रुक जाता, बल्कि ना कहने की कुछ बहुत ही अचूक और व्यावहारिक रणनीतियां भी देता है। और ये रणनीतियां रिश्तों को बचाते हुए काम करती हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात यही है कि ये रणनीतियां बिना किसी रिश्ते को नुकसान पहुंचाए काम करती हैं। तो चलिए उन 5 तरीकों की परतों को खोलते हैं जो हमें भावनाओं में बहे बिना अपने धन की रक्षा करना सिखाते हैं। पहला तरीका बहुत ही दिलचस्प है, समय की ढाल। समय की ढाल? नियम यह है कि जब भी कोई पैसा मांगे तो उसी वक्त तुरंत हाँ या ना कभी नहीं कहना चाहिए। हमेशा कम से कम 24 घंटे का समय मांगना चाहिए। इस रणनीति के पीछे का विज्ञान बहुत ही गहरा है। वीडियो में एक राजकुमार की कहानी है जो बहुत ही सीधा और भावुक था। एक दिन उसके पास एक जासूस आया जो असल में दुश्मन राज्य का था। उसने राजकुमार के सामने बहुत ही आपातकालीन स्थिति पैदा की और कहा कि उसे तुरंत सोने की मुद्राओं की जरूरत है ताकि वो राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ला सके। और राजकुमार ने क्या किया? राजकुमार घबरा गया और उसने तुरंत मुद्राएं दे दी। बाद में चाणक्य ने उसे समझाया कि सामने वाले द्वारा पैदा की गई ये जो जल्दबाजी होती है, ये हमेशा एक जाल होती है। और यहीं पर वो 24 घंटे का नियम काम आता है। बिल्कुल। जब कोई कहता है कि मुझे बैंक जाकर देखना होगा या मुझे अपने परिवार से इस बारे में सलाह करनी होगी, मैं तुम्हें कल बताता हूं, तो ये सामने वाले की असली नीयत को परखने का काम करता है। सही कहा। जिसने सच में कोई आपात स्थिति देखी है वो 24 घंटे इंतजार कर लेगा, लेकिन जो सिर्फ फायदा उठाना चाहता है वो तुरंत किसी और शिकार की तलाश में निकल जाएगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी जल्दबाजी वो तो खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल। अब मान लिया जाए कि 24 घंटे बीत गए और वो व्यक्ति सच में वापस आ गया, तब क्या करें? यहाँ दूसरी रणनीति काम आती है, रणनीतिक सवाल पूछना। जब वो व्यक्ति पैसे लेने आए तो सफाई देने या बहाने बनाने के बजाय उससे सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। जैसे मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास ये पैसा वापस लौटाने की ठोस योजना क्या है? तुम ये रकम कैसे और कब तक चुकाओगे? ये सवाल पूछना सुनने में थोड़ा अजीब और असहज लग सकता है रिश्तों के बीच। लग सकता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। सामग्री में एक साहूकार और चाणक्य के एक शिष्य का उदाहरण दिया गया है। जब शिष्य ने साहूकार से पैसे मांगे तो साहूकार ने तुरंत हाँ नहीं की। उसने शिष्य को बिठाया और पूछा, तुम्हारा व्यापारिक मॉडल क्या है? अगर नुकसान हुआ तो भरपाई कैसे होगी? और शिष्य के पास जवाब नहीं था? बिल्कुल, शिष्य के पास कोई जवाब नहीं था और वो गोलमोल बातें करने लगा। तो सवाल पूछना वो तीर है जो झूठ और बिना सोचे समझे लिए जा रहे उधार को बेनकाब कर देता है। हाँ,
जब एक ठोस योजना मांगी जाती है तो बातचीत का पूरा संतुलन बदल जाता है। लेकिन अगर सामने वाला इमोशनल ब्लैकमेल करे और कहे कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि भरोसा रिश्तों के लिए होता है, लेकिन जहां पैसों का लेन देन हो वहां स्पष्टता न होने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। जो व्यक्ति सच में ईमानदार होगा वो अपनी योजना बताने में कभी संकोच नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सवालों के बाद भी इंसान जिद पर अड़ा रहता है और तरह तरह के झूठे वादे करने लगता है। ढीठ लोग। हाँ, ऐसी स्थिति में तीसरी रणनीति का उपयोग किया जा सकता है, सुरक्षा या गारंटी मांगना, जिसे चाणक्य नीति में बंधक का नियम कहा गया है। ये कहा जा सकता है कि पैसा दिया जा सकता है, लेकिन नियमों के अनुसार बदले में कोई पोस्ट डेटेड चेक, कोई कीमती वस्तु या जमीन के कागजात गिरवी रखने होंगे। ये नियत परखने का सबसे अचूक उपाय है। चाणक्य का ये स्पष्ट मानना था कि बिना किसी गारंटी या बंधक के धन देना रेत में पानी डालने के समान है। एकदम सही। जो व्यक्ति साफ नियत से पैसा मांग रहा है और जिससे सच में लौटाने का इरादा है, वो गारंटी देने में कभी नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका इरादा नेक है। और जो बेईमान है, जो व्यक्ति गारंटी का नाम सुनते ही नाराज हो जाए, शक करने का आरोप लगाए या भावनात्मक ब्लैकमेल करने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा लाल झंडा है, रेड फ्लैग है। हाँ, समझ जाओगे पैसे डूबने वाले थे। ये साबित करता है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। ऐसा करके एक व्यक्ति न सिर्फ अपने धन की रक्षा करता है, बल्कि ऐसे स्वार्थी लोगों को अपने जीवन से दूर भी कर देता है। ये बहुत ही कारगर तरीका है। अब आते हैं चौथे तरीके पर, जो थोड़ी सी चतुराई और मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है। इसे कमी का भ्रम पैदा करना या अभाव की माया कहा जा सकता है। ये कैसे काम करता है? जब कोई उधार मांगे तो सीधे मना करने के बजाय ये कहा जा सकता है कि यार पैसा तो है, लेकिन वो अभी फिक्स डिपॉजिट में, शेयर बाजार में या किसी ऐसे निवेश में लॉक है जिससे अगर अभी तोड़ा गया तो एक बहुत भारी पेनल्टी लगेगी और बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इस रणनीति का मनोविज्ञान ये है कि कोई भी उधार मांगने वाला आपके नुकसान की भरपाई अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। बिल्कुल नहीं लेना चाहता। वीडियो में एक राजा और उसके मंत्री की कहानी है। राजा को एक बार किसी गैर जरूरी शौक के लिए शाही खजाने से बहुत सारा धन चाहिए था। मंत्री ने सीधे मना करने के बजाय राजा से कहा, महाराज, खजाना खोला तो जा सकता है, लेकिन वो धन राज्य की सिंचाई परियोजना में लगा है। अगर उसे निकाला गया तो परियोजना रुक जाएगी और जनता में विद्रोह हो सकता है, जिसे शांत करने में और ज्यादा धन लगेगा। और राजा पीछे हट गया। राजा ने तुरंत अपना विचार बदल दिया। जब सामने वाले को लगता है कि पैसे निकालने से कोई बड़ा नुकसान हो रहा है जिसका बोझ भविष्य में उस पर आ सकता है, तो वो खुद ही पीछे हट जाता है। ये बिना किसी सीधे टकराव के मामले को शांति से सुलझाने की एक बेहतरीन चाल है। बहुत ही स्मार्ट चाल है। और अंत में पांचवा तरीका, जो मानवीय संवेदनाओं को भी जिंदा रखता है, छोटा दान देना। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की मुसीबत सच में असली होती है। हाँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। बिल्कुल, कोई अस्पताल में हो सकता है या किसी को अपने बच्चों की फीस भरनी हो सकती है। ऐसे में चाणक्य कहते हैं कि पूरी बड़ी रकम उधार देकर उसे वापस मांगने की जद्दोजहद में पड़ने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार एक छोटी सी रकम दान या उपहार के रूप में दे दी जाए, जिसे कभी वापस न मांगना पड़े। हाँ, ये सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीका है। इस पर एक गरीब किसान और राजा की कहानी का जिक्र है। किसान को अपनी खेती बचाने के लिए 100 सोने की मुद्राओं की जरूरत थी। उसने राजा से उधार मांगा। तो राजा ने क्या किया? राजा जानता था कि किसान कभी इतना बड़ा कर्ज नहीं चुका पाएगा और जीवन भर कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। इसलिए राजा ने उसे उधार देने के बजाय 10 मुद्राएं अपनी तरफ से सहायता के रूप में उपहार में दे दी। इससे दोनों का फायदा हुआ। बिल्कुल। इससे किसान की तात्कालिक मदद भी हो गई, राजा का खजाना भी सुरक्षित रहा और सबसे बड़ी बात, किसान हमेशा के लिए राजा का आभारी हो गया। सही बात है। अगर कोई बड़ी रकम मांगता है और उसे एक छोटा हिस्सा खुशी खुशी मदद के तौर पर दे दिया जाए, तो पैसा भी बचता है और रिश्ते में सम्मान भी बना रहता है। और अगर कभी कोई बहुत बड़ी रकम देनी ही पड़े मजबूरी में, तो हमेशा कानूनी कागजी कार्रवाई यानी एग्रीमेंट का पालन करना चाहिए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इतने लंबे और गहरे विश्लेषण के बाद जो एक बात पूरी तरह स्पष्ट होकर सामने आती है, वो ये है कि चाणक्य की नीतियां सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनने के बारे में नहीं है। नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। हाँ, ये नीतियां आत्मसम्मान, अपनी मानसिक शांति और अपनी सीमाओं यानी अपनी बाउंड्रीज की रक्षा करने के बारे में है।
मेहनत की कमाई का सम्मान करना आना चाहिए। स्पष्ट रूप से ना कहना एक कला है जिसे सीखना ही पड़ता है, बिल्कुल सीखना पड़ता है। ताकि भावनाओं के ज्वार में आकर जीवन भर की मेहनत पल भर में राख ना हो जाए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हमने बाहरी दुनिया में अपनी संपत्ति, अपने समय और अपने संसाधनों को चालाक और स्वार्थी लोगों से सुरक्षित रखने की बात की। दूसरों को ना कहना हमारे धन की रक्षा करता है। लेकिन जरा सोचने वाली बात यह है कि अगर बाहरी जीवन की रक्षा के लिए ना कहना इतना जरूरी है, तो हमें अपने भीतर की किन बेकाबू इच्छाओं, किन लालचों या किन अचानक उठने वाले भावनात्मक आवेगों को दृढ़ता से ना कहना सीखना होगा। ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर के शोर और लालच को ना नहीं कह पाता, तब तक वो चाणक्य जैसी सच्ची मानसिक स्वतंत्रता और अटूट अनुशासन कभी हासिल नहीं कर सकता। असली लड़ाई बाहरी दुनिया से ज्यादा हमेशा अपने भीतर ही लड़ी जाती है। क्या अद्भुत और गहरा विचार है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है कि बाहरी संपत्ति बचाने से पहले आंतरिक सीमाओं का मजबूत होना कितना जरूरी है। आज की इस बौद्धिक यात्रा में इस विश्लेषण के जरिए संपत्ति, समय और रिश्तों के इस जटिल मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया। उम्मीद है आज की ये चर्चा संपत्ति और जीवन के फैसलों को देखने का एक नया और स्पष्ट नजरिया देती है। बस सीखते रहिए और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए।